स्टूडेंट, आज हम जिस पाठ को देखने वाले हैं इसका नाम है, कविता है खूनी हस्ताक्षर। अब खूनी हस्ताक्षर इस प्रकार से क्या बताने का प्रयास किया गया है वो हम लाइन टू लाइन देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश हमेशा से शासकों का पसंदीदा देश रहा। शासकों ने क्या किया है कि शासकों को मालूम है कि भारतीय जनता, जिसे हम भारत को 3 नामों से जानते हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इस देश के लोग अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान का रूप है। जब ये प्रथाएं हमारे देश में आम होने लगी और ये प्रथाएं हमारे देश में आम थी, उस समय सभी शासकों का सबसे बड़ा टारगेट यही था कि भारत पे राज्य करे, भारत पे शासन करे। भारत पे शासन करना उनका ये जो सपना है, ये क्यों पूरा हुआ? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है और हमारी जो सभ्यता है, यही हमारे गुलामी का कारण है। आप लोगों को मैं बता दूं कि वास्तविकता में संसार का सबसे बड़ा अगर शत्रु कोई है, वो है हमारी नरमी, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि जिससे हम थोड़ा सा सहूलत देते हैं, वो व्यक्ति हम पर शासन करने का विचार करता है। महत्वपूर्ण बात अगर हम इस बात को देखें या महत्वपूर्ण बात अगर इस बात को ले, इतने राज्य इस देश पर दूसरे राजाओं ने इस देश पर राज्य किया। मुगल आए, ग्रीक आए, बहुत सारे आए, पुर्तगाल आए, परंतु जितना अत्याचार इन अंग्रेजों ने किया, इन फिरंगियों ने किया, उतना अत्याचार कोई महाराजा और राजाओं ने नहीं किया। इसका प्रमाण आप लोगों को कई हिंदी मूवी में दिख जाएगा, बहुत सारे फिल्मों में आपको इसका प्रमाण दिख जाएगा, या उस जमाने के जो लोग हैं वो बताते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर कितना जुल्म और अत्याचार किया। ब्रिटिश शासन यहां पर राज्य करने के लिए नहीं आया था, वो इस देश को गुलाम और गरीब बनाने के लिए आया था। क्योंकि आशिया खंड में सबसे मसाले का उत्पादन करने वाला देश वो हमारा भारत देश था। ऐसा कहा जाता था कि भारत देश ये सोने की चिड़िया है, इसे गुलाम बना। क्योंकि पूरे वर्ल्ड का, अगर पूरे विश्व का अगर हम अभ्यास करें तो हमें पता चलता है कि पूरा विश्व जो है एक हिंदुस्तान में आकर बसा हुआ है। अब कैसे? देखिए, अंटार्कटिका या फिर आइसलैंड में बर्फ गिरती है, हमारे जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरती है। वेस्ट इंडीज के लोग उष्णकटिबंधीय में रहते हैं, काले काले हैं। तमिलनाडु के साइड में चले जाओ, आंध्रा के साइड में चले जाओ, वहां पर आपको उष्ण कटिबंधीय और काले काले लोग दिखाई देंगे। साउथ अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान ले लो, राजस्थान में रेगिस्तान है। यानी पूरे विश्व का निचोड़ अगर कोई है तो वो है हमारा भारत। लेकिन आज इस भारत को नजर लग गई है, आज इस भारत को बुरी नजर से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग जो है हंसी खुशी से हर सन त्योहार को मनाने वाले थे,
लेकिन यहाँ पर डर लगता है कि कोई सन आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए, तो कहीं ना कहीं से ये पॉलिटिकल्स लोग कहीं ना कहीं से इस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं और उस सन का मजाक किरकिरा करने का प्रयास करते हैं। उस समय लोकमान्य तिलक रहने दीजिए, महात्मा गांधी रहने दीजिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम रहने दीजिए, भगत सिंह देख लीजिए, अशफाकुल्ला खान देख लीजिए, इन लोगों ने देश को, बहुत सारे अनगिनत नाम हैं, बहुत सारे अनगिनत नाम हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हम ले सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हम ले सकते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं कि इन लोगों ने देश को एक करने का प्रयास किया, यूनिटी लाने का प्रयास है। क्यों यूनिटी लाने का प्रयास किया? क्योंकि उन्हें पता था, महात्मा गांधी को एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महात्मा जी, अगर हम ये मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और हमारे देश की जनता इतनी करोड़ है, अगर हम सभी ने एक एक डंडा अगर हाथ में ले लिया तो ये अंग्रेजों को हम भारत से भगा सकते हैं। तो पता है महात्मा गांधी ने उत्तर क्या दिया? महात्मा गांधी जी, वो महान व्यक्ति ने उत्तर दिया, वो कहते हैं कि अगर मैं पूरे भारतीयों को इशारा कर दूं कि हमको इस देश से अंग्रेज मुक्त भारत चाहिए, तो पूरे लोग एकजुट होकर इन अंग्रेजों को भगा देंगे। परंतु आज अगर हमने बल के हिसाब से, अगर शक्ति के हिसाब से अगर इनको भगाया, तो कल परकीय आक्रमण फिर से होगा। हमें हमारे देश के लोगों को जगाना है, हमारे देश के लोगों को ये भावना निर्माण करा के देनी है, हमारे देश के लोगों को ये जगाना है कि देश स्वाभिमान से लड़ने वाला है, आत्मबल से लड़ने वाला है, आत्मनिष्ठा से लड़ने वाला है, वो किसी के आगे घुटने टेकने वाला नहीं, किसी के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। अगर उस समय अगर हम शक्ति के बल पर, बल के बल पर भारत से अंग्रेजों को अगर भगा देते, तो आज हमें वो दिन फिर से देखना पड़ता कि परकीय आक्रमण हम पर हुआ और परकीय आक्रमण ने हमें जो है फिर से बंदिस्त बना दिया। अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेजों ने जो पॉलिसी हिंदुस्तान में लाई थी, डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो और राज्य करो, फूट डालो और राज्य करो, ये जब पॉलिसी यहां पर आई थी, फूट डालो और राज्य करने का अर्थ ये था कि धर्म को धर्म से लड़ाओ, इसके धर्म के बारे में ये कहा है, उसके धर्म के बारे में ये कहा है, धर्मियों को धर्मियों से लड़ाओ, जात जात को जाति से लड़ाओ, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, सिख को हिंदू से लड़ाओ, क्रिश्चियनों को इनसे लड़ाओ, एक वर्ग का शोषण करो तो राज्य करने में आसानी होगी, एक वर्ग को अपने नजदीक लो, राज्य करने में आसानी होगी। परिस्थितियां उस समय भी जो विकट परिस्थितियां थी, आज वातावरण देखते हैं कि डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी बन रही है, राजकारण में डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी आ गई है। जब तक ये परिस्थिति बदलेंगे नहीं, देश का विकास नहीं होगा। जो देश इतना महान देश है, आज उसको नजर लग गई। आज फिर से कोई महात्मा गांधी की आवश्यकता है, आज कहीं फिर से भगत सिंह की आवश्यकता है, आज फिर कोई अपने सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता है, जिन्होंने इस देश के हित के लिए, इस देश के आजादी के लिए अपना लहू बहाया। क्या गरज थी? सब अपने अपने घर में आराम से रह सकते थे, परंतु उन्हें पता था कि देश गुलामी की तरफ बढ़ गया है, देश गुलामी बन गया है। उठो, अंग्रेजों ने उठ बोले तो उठना है, बैठ बोले तो बैठना है। जब स्वतंत्रता लड़ाई शुरू हुई, 150 साल कम नहीं, 150 साल अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाकर रखा। 150 साल किसे कहते हैं? 150 साल, 3 पीढ़ियां निकल जाती है आज के जमाने की। 50-50 साल की अगर एक एक पीढ़ी का ध्यान दिए ना, तो 3 पीढ़ी हम गुलामी के अंदर थे। पॉलिसी क्या थी अंग्रेजों की? डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो और राज्य करो।
कैसा फुटबॉल और कैसा राज्य। आज अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश चले गए, लेकिन आज जो भारतीय राजनीति आ गई है, भारतीय राजनीति में भी वही हुआ है, फूट डालो और राज्य करो। भारत को 21वीं दशक में महासत्ता बनाने का जो स्वप्न था, कुछ नालायकों की वजह से, कुछ गंदी राजनीति की वजह से यह सपना ही रह गया। अंग्रेजों का शासन में विदेशी थे हम पर राज्य करने वाले, लेकिन आज के शासन में स्वदेशी ही हम पर जब जुल्म करेंगे तो भारतीय कहां जाएंगे। अंग्रेजों का शासन इतना जुल्म शासन था कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि भगत सिंह की एक फिल्म में मैं एक सीन देख रहा था, उसमें ऐसा बताया गया कि जब ये अन्न उपोषण के लिए बैठे, यानी जेल के अंदर उपोषण के लिए है, तो इनका मुंह खोला जा रहा और जो नरसला होता है जिससे हम पानी जो है गिरना नहीं बोल के एक कुप्पी के जैसा होता है, और वो मुंह में रखा जा रहा है और उनका जो अन्न उपोषण जो है, भूख हड़ताल जो है वो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बर्फ की लादी पर उनको बिना शर्ट के लेटाया जा रहा है और उस पर कोड़े मारे जा रहे हैं। कौन कर रहा है? विदेशी हम पर जुल्म कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को ये पसंद नहीं आया और ना ही उनको चिट्ठियां चपाटियों में कुछ इंटरेस्ट था कि उपोषण से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा इनसे अगर लड़ना है तो इन्हीं के जैसी एक फौज तैयार करनी है, और उन्होंने आजाद हिंद सेना फौज की निर्मित की। और उस समय उन्होंने देश की जनता को संबोधित करते हुए जो वाक्य कहा वो इस कविता के माध्यम से हमें पता चलेगा। वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून दो, आजादी दूंगा, इसका अर्थ ये है कि ब्लड डोनेट करो? नहीं। रक्तदान है क्या? नहीं। खून देने का अर्थ यह है कि बलिदान दो, देश के लिए बलिदान दो। और जब तुम देश के लिए बलिदान दोगे तो देश को स्वतंत्रता मिलना ही मिलना। तो इस कविता में उन्होंने हमें जगाने का प्रयास किया है। देखिए, ये कविता लिखी गई 1915 में, लेकिन 2020 के एंडिंग में ये हम पर सही के सही लागू होती है, क्योंकि आज भी परिस्थिति वही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो देखिए, पहले हम लेखक परिचय ले लेते हैं। गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म 13 फरवरी 1915 को परासौली, मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। ये ब्रज भाषा के कवि, समीक्षक, व्याकरण, साहित्य, शास्त्र, रस, रीति आदि के समृद्ध थे। वे विभिन्न पात्रों से भी जुड़े थे। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए। 28 मई 2005 में नई दिल्ली में निवास स्थान पर इनका निधन हुआ। इन्होंने जो भारत के लोगों को जगाने का प्रयास किया है, वो प्रयास हम इस कविता के माध्यम से देखते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई सुर ताल नहीं है, इसीलिए ये करुणा भरे शब्द में है, इसे जोश भरे शब्द में ही हमको पढ़ना है। वो खून कहो किस मतलब का। देखिए, जोश भरे शब्द में क्या कह रहे हैं वो, कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबल का नाम न हो। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। देखिए, पहले 4 पंक्तियों में उन्होंने क्या जोश के साथ कहा है कि कहो वो खून किस मतलब का जी, जिसमें उबाल नहीं। अन्याय देखकर अगर आप उस पर मुंह फेर लेते हैं तो आप पर अन्याय होने के बाद कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। किसी के मुसीबत में काम आओगे तो वही तुम्हारी मुसीबत में काम आने वाला व्यक्ति। पहले 2 पंक्तियों में क्या कहा है कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं।
125 करोड़ की जनता, 125 करोड़ की आबादी जुल्म अगर सहन करती है और कहती है कि मुझ पर नहीं हुआ है, किसी और पर हुआ है, जब वो आग तेरे घर तक आएगी, वो आग जब तेरे समाज तक आएगी, वो आग तेरे जब मोहल्ले तक आ जाएगी, उस समय वो नहीं आएंगे मदद करने के लिए। राजनेताओं के लड़के विदेश में पढ़ाई करते हैं, राजनेताओं के घर के कुत्ते आलीशान बंगले में रहते हैं, लेकिन उनके लिए उनके कार्यकर्ता उनके नाम पर मर मिटने वाले एक झोपड़ी में रहते हैं और देश के सिर्फ एक कोने में पड़े हुए रहते हैं। प्रगति क्या है, उन्नति क्या है, देश के हित में क्या है, ये हम देखने का प्रयास नहीं करते। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का। अगले बन में क्या कहते हैं देखिए, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। झिंझोड़ कर रख दिया है इस वाक्य ने, इस कविता ने। विचार करने पर आपको मजबूर कर दे रही है ये कहानी, ये कविता आपको पहले 9 पंक्तियों में और बाद की जो पंक्ति है आपको निचोड़ कर रख दिया है। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। अगले पंक्ति में कहते हैं वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है, जो पानी होकर जो बहता है ना, वो खून नहीं है वो पानी है। जो शरीर में जो बह रहा है ना, अगर हमारे अंदर अगर इंसानियत है तो हम लोगों के भावना को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे अंदर अगर कुछ कठिनाइयां हैं हम वो देखने का प्रयास करेंगे। परंतु आज परिस्थिति ये हो गई है कि बुराई देखकर भी हम बुरा नहीं समझते, बुराई देखकर भी हम बुरा नहीं समझते। पड़ोसी का है ना, मुझे क्या करना, उसका प्रॉब्लम है ना, मुझे क्या। मनुष्य जीवन में समस्याएं आने वाली है, आते रहेंगे, लेकिन अगर इस बीच में भी अगर हम कूदने वाले नहीं बने और इन अत्याचारों को अगर रोकने वाले नहीं बने तो हमारे खून, जो शरीर में जो खून है वो खून नहीं है, वो पानी है। शरीर में खून नहीं है, पानी है। उस दिन लोगों ने सही अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत जानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में उनसे मांगी कुर्बानी थी। वाह, मैं यही पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि इस देश को हो क्या गया। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत जानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में उनसे मांगी कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बोले कुर्बानी की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जीत चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीश की फूलों से गूंथी जाएंगी। कविता को अगर हमने सीरियसली मोड़ पर देखा ना तो आंग में जोश आ जाएगा कि कौन सी परिस्थिति में हुआ है। और इस कविता को हम
कंटिन्यू आगे करेंगे और फिर से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी कविता समाप्त नहीं हुई है, अगले पीरियड में इसको कंप्लीट करेंगे।